नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के हुड़केश्वर परिसर में दिन दहाड़े एक कुख्यात आरोपी ने हथियारों के जोर पर एक परिवार को बनाया बंधक। 3 घंटे तक बंधक बनाने के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन पर दिए बयान पर मंत्री विजय वडेट्टीवार के चंद घंटों के भीतर 3 बयान। राज्य सरकार के खींचतान के बीच फडणवीस ने कहा, महाविकास आघाड़ी में एक सीएम तो बाकी सब सुपर सीएम। और स्कूल फीस के मुद्दे पर पालक संगठनों का शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शुक्रवार को दिन दहाड़े एक परिवार पर आफत टूट पड़ी, जब एक कुख्यात आरोपी ने वैद्य परिवार के घर जाकर चाकू और बंदूक की नोक पर परिवार को 3 घंटे तक कैद रखा। नागपुर में शुक्रवार का दिन किसी थ्रिलर हिंदी फिल्म से कम नहीं था, जहां हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के तहत रहने वाले वैद्य परिवार के घर एक कुख्यात आरोपी सीधा तलवार और बंदूक लेकर दिन दहाड़े घुस गया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने वैद्य परिवार को 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन रुपए नहीं देने के कारण तैश में आकर शायद इस आरोपी ने चाकू और बंदूक लेकर दोपहर को घर में घुस गया और 3 घंटे तक वैद्य परिवार को डराकर अपने गिरफ्त में रखा। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण कर देने की गुजारिश भी की, लेकिन आरोपी नहीं माना, जिस पर जाली फेंक कर पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में भले ही ऊपरी तौर पर ऑल इज वेल नजर आ रहा हो, लेकिन भीतर झांक कर देखा जाए तो सरकार में शामिल तीनों दलों में तलवारें खींची हुई नजर आती है। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक की घोषणा को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ 3 दलों की इस महाविकास आघाड़ी सरकार में एक बार फिर खींचतान नजर आ रही है। गुरुवार को आनन फानन में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुंबई में 5 सूत्री फार्मूला के तहत राज्य में शुक्रवार 4 जून से कम पॉजिटिविटी वाले 18 जिलों से लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी। यह खबर आग की तरह संपूर्ण राज्य में फैल गई और राज्य भर में अपने कारोबार को शुरू करने की बाट जोहरा एक बड़ा वर्ग काम पर लग गया। परंतु राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय वडेट्टीवार के राज्य के अनलॉक होने की घोषणा के कुछ ही देर बाद राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि अभी तक लॉकडाउन को अनलॉक करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मंत्री विजय वडेट्टीवार की घोषणा और फिर सरकार के यू टर्न से साफ हो गया है कि राज्य सरकार में ऑल इज नॉट वेल है। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरी और चौथी और 5वीं लेवल जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वीं लेवल में तो पूरा रेड जोन रहेगा। तीसरी और चौथी लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें 50% हमने लॉकडाउन कम किया है। जो भी अभी हम गाइडलाइंस दिया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1-2 इंडस्ट्री शुरू होना चाहिए, रोजगार शुरू होना चाहिए। ये सब बातों के साथ में कोविड का भी प्रभाव बढ़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले। त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे।
खरं तर लॉकडाऊन लादणं हे काही सरकारची जबाबदारी नाही किंवा सरकारचं कामही नाही. ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचं हा आपण धोरण ठरवलेलं आहे. आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी या आधारावर हा निर्णय घेण्याचं ठरलेलं आहे. याला तत्वतः मान्यता आहे. यामध्ये पहिल्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात, दुसऱ्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात, तिसऱ्या लेवलमध्ये काही जिल्हे येतात आणि अशा 5 स्टेजमध्ये टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन काढायचं. याचा उद्या परवा हा निर्णय किंवा आता तत्वतः याला मान्यता मिळाली, परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय काढतील. नाही, आता नोटिफिकेशन मला वाटतं दुपारपर्यंत निघेल. जो फायनल ड्राफ्ट आहे तो MSDAने तयार करून मुख्यमंत्री महोदयाकडे पाठवलेला आहे. त्यांचं अप्रुव्हल मिळालं की दुपारपर्यंत नोटिफिकेशन निघालं की ज्या गाईडलाईन्स आता आपल्यापुढे येणार आहेत त्या सर्व ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये जी जी परिस्थिती आहे त्यानुसार ते लागू होईल. दरअसल पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब कांग्रेस सरकार में अन्य 2 सहयोगी पार्टी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग थलग नजर आ रही है. निर्णय को ओवर पावर करने की वजह से कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हो रही है. हालांकि एक दिन बाद शुक्रवार को विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में कहा है कि यह कोई क्रेडिट लेने का विवाद नहीं है. सार्वजनिक मंच पर दी इस प्रतिक्रिया के ठीक उलट कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर एक बार फिर मुखर होने के संकेत है. माना जा रहा है कि इसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार और बढ़ सकती है. कांग्रेस के प्रमोशन में आरक्षण और नानार रिफाइनरी प्रोजेक्ट के मुद्दे पर पहले से ही महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग स्टैंड है. अब अनलॉक पर सरकार की यू टर्न ने कांग्रेस के बनाम सरकार के विवाद को और हवा दे दी है. अब राज्य में अनलॉक पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है. महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर चल रही गतिविधियों को अनलॉक करने के तथाकथित मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार पर जमकर तंज कसा. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि पहले एक मंत्री ने महाराष्ट्र में अनलॉक की घोषणा कर दी. इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से यह सफाई आ गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अनलॉक के संबंध में नई नियमावली की घोषणा मुख्यमंत्री खुद करेंगे. इस पर फडणवीस ने कहा कि इससे यह लगता है कि अनलॉक का मुद्दा हो या कोई और, महाविकास आघाड़ी सरकार में आपसी तालमेल का अभाव है. यहाँ एक मुख्यमंत्री और 5 सुपर मुख्यमंत्री है. एखाद्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांना वाटलं तर ते मंत्री नेमून देतात आणि मुख्यमंत्र्यांनी जी लाईन सांगितली त्या लाईननी तशा प्रकारे मंत्री त्या ठिकाणी बोलतात. पण या सरकारमध्ये मात्र एकाच विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या ऐवजी 5-5 मंत्री बोलतात. म्हणजे ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोललं पाहिजे त्यांच्याकडनं स्टेटमेंट येत नाही आणि त्याच्या आधीच 5-5 मंत्री बोलतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे, प्रत्येक मंत्री ती अनाउन्समेंट करतो आणि सांगतो ही अनाउन्समेंट आता मुख्यमंत्री करते. म्हणजे एक प्रकारे पूर्णपणे श्रेयवाद, प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय हे घेण्याचा एक प्रयत्न. आणि घ्या ना, पण कमीत कमी करून तरी घ्या. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कालचा घोळ यातनंच झाला आहे. पण हा पहिला नाही आहे, याच्यापूर्वी अनेक वेळा झाला आहे. अनेक वेळा मंत्र्यांनी आधी अनाउन्समेंट करून टाकल्या आहेत. एक अनाउन्समेंट 3-3 मंत्र्यांनी केल्या आहेत. मला असं वाटतं की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कुठेतरी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे आणि किमान बाकी बोलू द्या, बोलल्यावर कोणाचे निर्बंध टाकण्याचंही कारण नाही आहे, पण किमान मेजर पॉलिसी डिसिजनवर सरकारचं जे म्हणणं आहे ते क्लिअर, पूर्ण स्पष्ट आणि थेट हे जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे असं आमचं मत आहे. नाही, गोंधळाचं वातावरण तर इतकं आहे, आम्हाला अनेकांचे फोन आले की लॉकडाऊन आहे की नाही आहे, निर्बंध शिथिल झाले आहेत की नाही झाले आहेत. आता याची उत्तर आमच्याकडे देखील नव्हती. शेवटी मी सांगितलं की अधिकृत हे समजायचं की मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं जी काही प्रसिद्धी विभागाची प्रेस नोट असते त्यात त्यांनी सांगितलं आहे की अजून झालेलं नाही आहे, 5 टप्पे आहेत, त्याच्यावर विचार होणार आहे, विचारांती त्या संदर्भातला निर्णय होणार आहे. त्यामुळे हे जे कन्फ्युजन आहे, मुळात काय असतं की आता लोक पहिला लॉकडाऊन झाला, दुसरा लॉकडाऊन झाला आणि त्यामुळे
खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये संभ्रमही आहे, उत्कंठाही आहे, निराशाही आहे. आणि अशात काल अक्षरशः लोकांना असं वाटलं की आता झालं बाबा, किमान जे छोटे दुकानदार आहेत किंवा मध्यम रिटेलर्स आहेत ज्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, जे नॉन एसेन्शियलमध्ये येतात, त्यांना असं वाटलं की चला आता हे सगळे निर्बंध आपले संपतील. विशेषतः 7 ते 2 हा जो काही निर्बंध आहे हा अनेकांना त्या ठिकाणी चुकीचा वाटतो. त्यांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे, निर्बंध ठेवायचे असतील तर 9 ते 4 ठेवा. त्यामुळे मला असं वाटतं की अनेकांची निराशा ही या माध्यमातून झाली आणि म्हणून मला वाटतं सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में अनलॉक को लेकर फैले कंफ्यूजन के मुद्दे पर ठाकरे सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी भी सरकार में पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं, उसके आधार पर बाकी मंत्री घोषणाएं करते हैं। आज किसी भी मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए जाने से पहले ही 5-5 मंत्री खुद को मुख्यमंत्री समझते हुए घोषणाएं कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार में कई बार कई घोषणाएं अलग अलग मंत्री करते हैं। साथ ही फडणवीस ने नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। साथ ही फडणवीस ने कहा कि कई मंत्री पहले सरकार की पॉलिसी से जुड़ी घोषणाएं कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इस बारे में घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। श्रेय लेने की होड़ में यह सब कुछ हो रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार कई मुद्दों पर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेजर पॉलिसी डिसीजन पर सरकार को बिल्कुल साफ होना चाहिए। हिंगना के दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय में एसीबी ने एक महिला लिपिक को 15,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। एसीबी की कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया है, जबकि रिश्वतखोर लिपिक का नाम अलका रविंद्र फेंडर बताया जा रहा है। रिश्वतखोर महिला लिपिक अलका फेंडर हिंगना के दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय में तैनात है। इस मामले के शिकायतकर्ता के पक्षकार ने हिंगना के महाजनवाड़ी में जमीन खरीदने का सौदा किया था, जिसके रजिस्ट्री के लिए रिश्वतखोर लिपिक ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जबकि जमीन के लेन देन के कागजात में खामियां होने का हवाला जानबूझकर लिपिक शिकायतकर्ता को दे रही थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने एसीबी को कर दी, जहां गुरुवार को महिला लिपिक अलका फेंडर को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। नागपुर में फीस माफी के लिए शिक्षण उपसंचालक कार्यालय के भीतर पालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कुछ स्कूलों ने फीस नहीं भरने के कारण कुछ विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल देने की घटना सामने आई है, जिसके विरोध में पालक संगठन शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पहुंची हुई थी। ट्यूशन भी बदलेली आहे तरी फॅमिली शाळेला नागपुर में पिछले कई दिनों से स्कूल प्रशासन व पालक संगठनों के बीच स्कूल फीस को लेकर टकराव जारी है, जबकि कुछ स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दंडित भी किए जाने की खबरें हमने पिछले दिनों समाचार पत्र व टीवी चैनलों के माध्यम से देखी। लेकिन अब भी फिर स्कूल प्रशासन द्वारा पालकों की मजबूरी न समझते हुए उनको न केवल डराया जा रहा है, बल्कि कुछ विद्यार्थियों को अब सीधा टीसी देकर परेशान करने का कार्य शहर की कुछ स्कूल संस्थाएं कर रही हैं। इसी का विरोध करते हुए कुछ पालक नागपुर के शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पहुंचे थे, जिनके बच्चों को फीस नहीं भरने पर स्कूल प्रशासन ने स्कूल से निकाल दिया। माझी मुलगी तिथे 9वीत शिकते आहे आणि स्कूल ऑफ स्कॉलर जत्रे लेआउटला मागच्या त्यांच्या अगेन्स्ट आम्ही जवळजवळ 3 वर्षात 50-100च्या वरती आम्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटला कंप्लेंट केली आहे। त्याच्यावर एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी काहीही कारवाई केली नाही। 1,44,00,000ची रिकव्हरी काढलेली आहे एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी फेब्रुवारी महिन्यात, पण त्याच्यावर शाळेने अजून उत्तर काय दिलेलं किंवा त्याच्यावर काय झालेलं अजूनपर्यंत एज्युकेशन डिपार्टमेंटने आम्हाला ती माहिती दिलेली नाही आहे। आता शाळेनी सगळ्या याची परिसीमा क्रॉस केलेली आहे। शाळेनी पोरांना 9वी-10वीच्या पोरांना डायरेक्ट टीसी पाठवलेले आहेत। ही त्या टीसीची कॉपी आहे आणि लेटर पाठवला आहे। लेटरमध्ये क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शाळेचे पैसे मागच्या 2 वर्षात 1.5 वर्षात पैसे भरले नाहीत, म्हणून आम्ही तुमच्या मुलांना काढतो आहे। तर पॅन्डेमिकमध्ये मुलांना शाळेतनं टीसी देऊन काढणं हे कितपत बरोबर आहे, किती कायद्याला अनुसरून आहे, याचा विचारण्याकरता आम्ही मागच्या सोमवारी एज्युकेशन ऑफिसर वंजारींना भेटायला गेलो होतो
त्यांच्यासोबत मीटिंग झाली तेव्हा ॲडिशनल COs ZPचे फुटाणे साहेब त्यांच्यासोबत हजर होते. तेव्हा वंजारी साहेबांनी सांगितलं की गुरुवारी सकाळी 11:30 वाजता आपण डेप्युटी डायरेक्टर जामदार मॅडमच्या ऑफिसला धंतोलीला आपण भेटू. त्याच्याकरता आम्ही पालक लोक इथे आलेलो आहोत. पण वंजारी साहेब इथे यायला तयार नाही आहेत. ते आता स्पष्टपणे नकारतात आहे की मी असं काही बोललो नव्हतो. आमच्याकडे त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे, फोटोग्राफ्स आहेत की मीटिंग झालेली होती त्याचे. एज्युकेशन डिपार्टमेंटपैकी कोणी आलेलं नाही. जामदार मॅडम आलेलं नाही, मेंढे नाही आहे, वंजारी नाही आहे. पण आमचे पोलीस मित्र इथे लगेच तातडीने आलेले आहेत की जेणेकरून इथे कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली पाहिजे. पण या परिस्थितीला जबाबदार जे मेन कल्प्रिट आहेत एज्युकेशन ऑफिसर वंजारी, म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की 100 लोकांनी तिकडे जावं पण तो एक माणूस तिथे येऊन पालक लोकांना 10 मिनिटं भेटू शकत नाही. शाळा जी अत्याचार करते आहे पालकांवर त्याच्या विरोधात हा आमचा मागच्या 3 वर्षापासूनचा लढा आहे. पॅन्डेमिकमध्ये याच्यावर काय कारवाई केली पाहिजे हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी अजून काही कारवाई केलेली नाही आहे. 1.5 करोडची रिकव्हरी काढली आहे SOSवर, पण त्याचा अजूनपर्यंत पत्ता लागलेला नाही आहे की त्याचा काय झाला आहे. इस दौरान पालकों को मीटिंग में फीस मामले में शिक्षण अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए बुलाए जाने की बात की गई थी, जिस पर जब पालक कार्यालय पहुंचे तब नागपुर के शिक्षण उपसंचालक डॉक्टर वैशाली जामदार व शिक्षण अधिकारी चिंतामन वंजारी दोनों ही गैर मौजूद होने के कारण पालक संगठन में रोष निर्माण हो गया और पालक संगठनों ने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में धरना देना शुरू कर दिया. यही नहीं, फोन पर अधिकारियों से पूछे जाने पर पालक संगठनों के साथ कोई बैठक बुलाई ही नहीं गई थी. इस बात का हवाला शिक्षण संगठन द्वारा दिया गया, जिसके बाद पालक संगठनों का रोष बढ़ता चलता गया. अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर के सोमलवाड़ा परिसर के एक पेट्रोल पंप पर 3 आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हमला करने का मामला सामने आया है. ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है. नागपुर शहर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन के समीप सोमलवाड़ा परिसर के एक पेट्रोल पंप पर कुछ आरोपियों ने भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर हमला कर दिया. घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जब कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कर्मचारियों से विवाद करना शुरू किया. जब पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तब आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर धारदार हथियारों से वार भी किया और घायल कर वहां से फरार हो गए. ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जबकि आरोपियों की तलाश पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है. नागपुर के वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक हत्या की वारदात में मामा ने भांजे को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में मामा को डर था कि उसका भांजा उसकी हत्या कर देगा. उससे पहले ही मामा ने अपने नाबालिग भांजे की हत्या कर दी. वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई इस हत्या की वारदात में मृतक भांजे का नाम अतुल उर्फ लक्ष्य बताया जा रहा है, जो नीलडोह निवासी है. मृतक भांजा कैंटीन में कार्य करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कैंटीन बंद थी, जिसके कारण वो बेरोजगार था. जहां यही नहीं, घर की परेशानियों के चलते कई बार भांजा लक्ष्य मामा से विवाद करता था. यही नहीं, कई बार दोनों के बीच मारपीट भी हुई. इसके कारण मामा संजय को डर था कि भांजा एक दिन उसे जान से मार देगा. इस बात के मद्देनजर भांजे लक्ष्य को मामा ने एक जगह बातचीत को लेकर बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया. जबकि 12 घंटे के भीतर वाड़ी पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया. नागपुर कामठी रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन से चोर महिलाओं के गिरोह का RPF और GRP पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिनसे चोरी के जेवर व नकद राशि भी बरामद की गई है. एक ट्रेन से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली चोर महिलाओं की एक गैंग को धर दबोचा है, जिनसे चोरी के गहने व नकद बरामद किए गए हैं. कामठी रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गश्त लगाते समय गोंदिया से इतवारी मेमू आगमन के दौरान शोरगुल सुनाई दिया, जहां रेखा नामक एक महिला ने कहा कि 2 महिलाओं ने उनके बैग में हाथ डाला, जबकि एक अन्य यात्री के बैग से भी कुछ नकद और जेवरात गायब होने की बात पता चली. इस बात पर RPF और GRP पुलिस ने संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की. तब चोरी की वारदात का खुलासा हुआ, जबकि चोरी किया हुआ माल उनकी एक अन्य महिला साथी के पास होने की जानकारी बताई गई, जिसे कलमना स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया. नागपुर जिले में शुक्रवार 4 जून को 197 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए.
पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 428 मरीज कोरोना मुक्त हुए, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 11,354 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।